तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मास्टरमाइंड के एक हमारे पास है मॉडल पेपर। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे बोर्ड 2022-23 के लिए। अगर आपके पास कोई दूसरा मॉडल भी है तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है चैप्टर फर्स्ट के, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जिनके आने की पूरी उम्मीद होती है बोर्ड में। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपके पास किसी दूसरे प्रकाशन का कोई मॉडल है फिर भी आप इसको ज़रूर देखिए, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा कि आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो हमारे पास पहला चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट। इसमें आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा आप देखेंगे, तो इसको ज़रूर देखिए। तो हमारे पास चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्या, जैसा कि आपको पता होगा। इसमें बस हमें चैप्टर फर्स्ट में हमारे पास इस बार, क्योंकि इस बार क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है और हमारे पास 20 MCQs बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, जिसमें MCQs पूछे जाएंगे। तो इसके फर्स्ट चैप्टर के हम पहले MCQs करते हैं। ये सॉल्व कराए भी हैं, लेकिन इसमें समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं आपको डिटेल में समझा के बताता हूँ कैसे करने हैं। मतलब शॉर्ट में भी रहेंगे ये, बट आप समझ जाएंगे कैसे सॉल्व करना है आपको। तो देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसमें हमसे कहा गया है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक संग संख्या का सम पूर्णांक का रूप होगा। ये चार हमारे पास इस बार इसी तरह से आपको एक OMR शीट मिलेगी, जिस पर ये चार ऑप्शन के ABC के ऑप्शन दिए होंगे और उसमें आपको टिक करना होगा यहाँ से देखकर इनमें कौन सा वाला सही है। क्योंकि हमसे बात कही जा रही है कि एक धनात्मक सम संख्या का रूप होगा। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली, इसमें मैंने सारी तरह की संख्याओं के बारे में बताया है। अगर आपने नहीं देखी उसको ज़रूर देख लीजिए। तो इसमें हम बात करें धनात्मक सम संख्या। ये मैंने एक बताया था कि ये हमेशा 2n के रूप की होती है, जहाँ n एक क्या होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये इसका मतलब इनमें से जो भी ऑप्शन हमारा 2n के फॉर्म का होगा वही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर कोई 2q दिया गया है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 2q। ठीक है, क्योंकि कोई भी धनात्मक सम संख्या होती है वो 2n के रूप की होती है और विषम संख्या हमेशा 2n+1 के रूप की होती है। तो अगर आपसे विषम पूछ रहा है तो इस तरह से याद रखना। तो आइए देखते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन इसका। देखिए, इसका सोल्यूशन काफ़ी लंबा होता है, ये समझने में दिक्कत आती है, तो मैं इसको पूरा आपको समझा के डिटेल में आपको समझ में आएगा इससे। देखिए ज़रूर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम, वही जो मैंने दूसरा क्वेश्चन अभी आपको बताया कि अगर हमसे विषम पूर्णांक पूछा जाए तो किस तरह से लिखना होगा 2n+1 के रूप का। तो वही हमसे पूछा जा रहा है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो p तो नहीं हो सकता है, क्योंकि p में सम और विषम दोनों आ सकते हैं। तो ये वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये विषम पूर्णांक के लिए होता है हमेशा 2n+1 की फॉर्म। तो यहाँ पर कोई n की जगह p मान लिया उन्होंने, तो p के रूप में लिख दिया गया है। सही ऑप्शन हमारा डी है। सॉल्व किए दिए गए हैं, लेकिन इनके सोल्यूशन देखिए काफ़ी लंबे दिए गए हैं, तो इनको शॉर्ट में समझना होगा। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है किसी संख्या n² - 1 जो कि 8 से विभाज्य होती है, यदि n है क्या। मतलब हमसे एक संख्या का रूप दे दिया गया है कि एक संख्या जो n² - 1 के रूप की है, और हमसे कहा जा रहा है ये 8 से डिविजिबल होगी। कब? जब n क्या हो, n यहाँ पर क्या हो जो ये 8 से डिविजिबल हो जाए। n एक पूर्णांक हो, प्रकाश संख्या हो, विषम संख्या हो या सम संख्या हो। तो आपको पता होगा कि पूर्णांक क्या होंगे, विषम संख्या क्या होती है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैंने इससे पहले 2 पार्ट में एक वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिए। जिसको देखने के बाद आपको पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगा। आप पार्ट फर्स्ट को भी देख लीजिए, तब भी आपको समझ आए पूर्णांक क्या होते हैं, प्रकाश संख्याएँ क्या होती हैं, ये पता होना चाहिए। तो इसमें हम देखें, पूर्णांक हमारे पास होते हैं +1 - 1 +2 - 2, और प्रकृत संख्याएं हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 फिर 2 फिर 3, और विषम संख्याएं अभी मैंने बताई इस फॉर्म में होती। विषम संख्याएं केवल हमारे पास 1, 3, 5, 7 इस तरह की होंगी। तो अब आप देखिए, अगर केवल हम प्रकृत पूर्णांकों की बात करें, अगर हम यहाँ पर कोई n का मान पूर्णांक ले लें, तो पूर्णांक में हम अगर प्लस का 1 रखेंगे कहीं पर, तो माइनस का 1 भी रख सकते हैं। मान लीजिए अगर मुझे 8 से डिविजिबल ये प्रूफ करना है, तो हम कोई भी पूर्णांक उठा लें तो ये आंसर सबके लिए प्रूफ सही होगा ना होना चाहिए, क्योंकि 8 से डिविजिबल है तो किसी भी संख्या के लिए ये आंसर सही आएगा।
मान लीजिए अगर पूर्णांक मैंने -1 ले लिया और -1 का स्क्वायर कर दिया, जैसा कि ये फॉर्म दी गई है, तो इसमें मैंने n की जगह पर को एक बार -1 रख दिया। मैंने मान लिया कि n एक पूर्णांक है, तो -1 वाला पूर्णांक ले लिया और यहाँ पर -1 हमारा। तो अब देखिए -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और -1 ये 0 आ जाएगा आंसर। और किसी भी संख्या को 0, अगर 0 किसी भी संख्या से डिविजिबल होता है, ठीक है, हम 0 को किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये संख्या अगर एक पूर्णांक होगा तो 8 से डिविजिबल होगा, लेकिन केवल मैंने एक ही पूर्णांक के लिए प्रूफ किया है। अब देख लेते हैं क्या पता -2 के लिए गलत हो जाए, तो कम से कम आपको 1-2 प्रूफ करने होंगे। तो यहाँ से देखिए अगर आप +-2 लेते हैं तो और -1 रखते हैं, तो यहाँ पर को आप देखिए 2 का स्क्वायर 4 आएगा, -1 यहाँ पर को 3 आएगा, और 3 को अगर 8 से डिविजिबल करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो हमको ये जो बात कही गई है हर एक संख्या के लिए होगी, प्रूफ सत्य होगी, तो इसका मतलब हमारा पूर्णांक तो नहीं हो सकता ये। अब प्रकृत संख्याओं की बात करते हैं। अगर हमने माइनस में पूर्णांक लिए थे तो हम प्लस में भी पूर्णांक ले सकते हैं, मान लीजिए। और आप एक बात याद रखिए कि प्रकृत संख्याएं और प्लस वाले पूर्णांक एक ही बात होती हैं। तो इसका मतलब अगर हम प्लस के 2 भी यहाँ पर को रख दें तो भी 3 ही आंसर आएगा, तो वो प्रकृत संख्या में भी बदल जाएगा। इसका मतलब ये तब भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसीलिए इसका आंसर प्रकृत संख्या भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रकृत संख्याओं में सारी संख्याएं आ जाएंगी, केवल एक 3 ही नहीं, आगे 4 भी आप रख कर देखेंगे तो भी नहीं आ सकता है। अब आती हमारे पास सम और विषम संख्याएं। तो इसमें अगर अब विषम संख्याएं हमारे पास होती हैं, 1 होता है, 3, 5, 7, और सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 4, 6। तो अब अगर आप विषम संख्या इसमें रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 रख लिया, तो 1 का स्क्वायर करेंगे हम और -1, ये 0 आएगा और 0 को 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ये डिविजिबल है। अगर आप 3 रखते हैं यहाँ पर को, तो 3 का स्क्वायर करेंगे -1, तो 3 3 जा 3 3 जा 9, -1 यहाँ पर को 8 आ जाएगा, तो 8 से डिविजिबल होता है। लेकिन अगर आप 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, और 3 8 से डिविजिबल नहीं होता। इसलिए इसका मतलब सम संख्याएं रखने पर हमारा आंसर नहीं आ रहा है, विषम संख्याएं रखने पर आ रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी कट जाएगा और हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बच जाएगा। तो इस तरह के सवाल को आपको इस तरह से सॉल्व करना है, इसीलिए मैंने समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए कि इस तरह से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्याएं जो किसी संख्या से नहीं कटती, या 8 डिविजिबल है मेरा, 1 तो अभाज्य संख्या होती नहीं, और ये 0 भी अभाज्य संख्या नहीं होती। ये 2 ही अभाज्य संख्या होती जो केवल सबसे छोटी एकमात्र ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो वो 2 ही होता है। आपको सवाल घुमाकर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी है जो सम हो, तो आपको इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है, अब ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अभाज्य गुणनखंड में पता है कि इसको अभाज्य संख्याओं के गुणे में लिख देना है बस, तो वही हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो इसके आपको फैक्टर कर देने, बस कुछ नहीं करना है यहाँ पर को। अब एक तो फैक्टर करने का तरीका आपको ये पता होगा इस तरीके से। तो मैं कहता हूँ आपको, अगर शॉर्ट का क्वेश्चन है 1 नंबर का मान लीजिए, तो आपका इतना टाइम लगाएंगे क्वेश्चन इसके फैक्टर करने में। आप सिंपल इसको क्या कीजिए, 15 को, ये देखिए अगर सभी अंकों का योग 3 से कट रहा है तो ये संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। तो ये देखिए अब सभी अंकों का योग 3 से कट रहा है, 9 हो रहा है, तो और 9 अगर योग हो रहा है तो ये संख्या 9 से भी कट सकती है। तो मैं डायरेक्ट इसको पहले 9 से गुणा करके लिख रहा हूँ, यानी मैं इसको 9 के फैक्टर में लिखे दे रहा हूँ एक बार। तो 9 करना 9, यहाँ से कितने बच जाएंगे हमारे, बच जाएंगे 6, ठीक है। तो एक बार यहाँ आ जाएगा 1, आप 3 से काट लीजिए सिंपल, 3 बचे 15, एक बार 3 को गुणे में लिख लीजिए क्योंकि आप 3 से काट रहे हैं, मुझे इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो मैंने एक बार इसको 3 से काटा और इसके आगे जो काट रहा हूँ, जो आ रहा है 3 बचे 15, तो वो इधर लिख दीजिए, ठीक है। 3 करना 3, 3 बचे 15, हमें 156 के फैक्टर करने हैं। तो एक बार 3 से काटा, 3 बचे 15 और 3 दूनी 6, तो आपके पास आएगा 3 गुणे 52। अब तो आप इसके सिंपल तरीके से फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। अब इसको 3 गुणे 52 को लिख दीजिए। 52 को आप किससे काट सकते हैं, देखिए एक बार इसके आधे कर दीजिए, 52 के आधे 26 हो जाएंगे, तो यानी 2 × 26। अब 26 के भी आधे कर सकते हैं, तो 2 × 26 के आधे 2, यहाँ से फैक्टर निकाल लेंगे हम 26 के आधे।
और यहाँ 3 इंटू 26 के आधे करेंगे तो 13। इसका मतलब इसके फैक्टर हमारे पास अब आ जाएंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो आप इस तरीके से शॉर्ट में क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इतना टाइम नहीं देना है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही राइट ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। हमें 144 के अभाज्य गुणनखंड पहले करने हैं, फिर उसकी घातों का योग। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसके फैक्टर करने लगेंगे। अरे फैक्टर क्यों करने हैं, इतना टाइम मत देना आप इसमें। हमें 1 नंबर का क्वेश्चन के लिए 2 मिनट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस थोड़े से स्क्वायर्स याद होने चाहिए, कम से कम 15 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 12 का स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 12 इंटू 12। अब 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3, और 4 को भी हम 2 की पावर 2, तो इसका मतलब 1 12 को हम 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख देंगे। इसी तरह से इस वाले को भी हम 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख देंगे। अब इसमें देख लीजिए 2 की पावर 2 हमारा हो जाएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। हमसे पूछा गया गुणनखंडों की घातों का योग, तो गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंड बदल के या अभाज्य संख्याओं में बदल गए, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो, इनकी घातों का योग। तो इसकी घात 4, इसकी घात 2, तो हमारे पास टोटल घातों का योग कितना बन जाएगा 6। तो इसका मतलब इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा 6, डी नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपको जल्दी से सॉल्व करना है, क्योंकि ये MCQs वाले क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। तो आई होप समझ में आते होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक भी कीजिए। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता होगा कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ये कैसे, और इनका आंसर इस तरह से दिया होता है, समझ में नहीं आता है। आप समझिए, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो सह अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए कम से कम। अगर ये नहीं पता है तो ये आप सवाल नहीं कर पाएंगे। तो सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें केवल एक के सिवा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे कि मान लीजिए आप 2 3, और ये हमेशा पेयर में होती है। इसके बारे में मैंने डिटेल में इससे पिछले वीडियो में बात करी है, आप वहाँ उस वीडियो को देखिए जाके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 3, इन दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। मतलब मैं 2 के फैक्टर कहूँ तो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 3 के फैक्टर कहें तो 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 1। अगर इस 1 के सिवा यहाँ पर कोई और कॉमन फैक्टर इसमें आ जाता 2 3 4 5, तो ये हमारे सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती। ठीक है, यानी सहअभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको एक दूसरे से या तो भाग ना कर सके, या कह लीजिए इनमें केवल एक के सिवा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक 6 है और एक है 8, तो ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो ये नहीं है। मालूम क्यों? क्योंकि 6 फैक्टर करेंगे हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसको हम 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसमें देखिए 1 2 हमारा कॉमन है, जबकि सहअभाज्य संख्याओं की ये कंडीशन फॉलो नहीं करती है। इनमें केवल एक के सिवा और कोई नहीं होना चाहिए। तो आप इसको देख लीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिनके कभी भी सम संख्या हमारी सहअभाज्य नहीं हो सकती। ये चौथा ऑप्शन तो आप देखते काट दीजिए, दोनों सम संख्याएं हैं, तो इनको आप देखते तुरंत काट दीजिए। ये तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता मेरा आंसर। और देखिए 31 3 93, जो संख्या जिससे किसी दूसरी संख्या में भाग चला जाए तो वो भी बिल्कुल नहीं आंसर हो सकता, क्योंकि इन दोनों में एक फैक्टर मेरा कॉमन हो जाएगा, वो हो जाएगा 31। ठीक है, तो इसलिए भी ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए ये 35 भी 7 से कट जाते हैं और 14 भी 7 से कट जाते हैं, जबकि कंडीशन ये कहती है सहअभाज्य की वो किसी एक के सिवा और किसी संख्याओं से कटने ही नहीं चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो आप इस तरह से अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया तो इस तरह से आप देख लीजिए किसमें किसका भाग जा रहा है, तो उन ऑप्शन को काटते चले जाइए। लास्ट में मेरा राइट ऑप्शन ऑटोमेटिकली बच जाएगा। ठीक है, तो आप देख लिए ना तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, ना ही एक दूसरे से भाग जाता है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका सोल्यूशन देखिए यूक्लिड पर में से दिया गया है, तो इसको मत देखिए, ये फालतू में वेस्ट टाइम हो जाएगा आपका। 8 में हमसे कहा गया है कि यदि 65 और 117 के HCF को इस रूप में लिखा गया है तो m का मान बताइए, इनमें से कौन सा m होगा। तो ये सिंपल है, आपको HCF का मान निकालना है। तो आपको कुछ नहीं, आपको फार्मूला लगा लेना है कि हमारा HCF बराबर होता है, आपको इन दोनों का पहले HCF निकालना है 65 और 117 का। तो यहाँ से हमें एक पता करना पड़ेगा एक पहले HCF कि HCF 165 और 117 कितना हो जाएगा।
देखिए HCF क्या होता है, ऐसी कोई संख्या जो दोनों संख्याओं को एक साथ काट दे, तो वो सबसे छोटी संख्या। तो आप एक इसमें यूक्लिड में लगाएंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा, इतना टाइम हमें नहीं देना है। आपको इनके 65 के और 17 के फैक्टर करने हैं। आप डायरेक्ट LCF निकाल लिए, तो इसको हम 13 × 5 लिख सकते हैं। इसको यूक्लिड में से मत लगाना, डायरेक्ट लिखना 13 × 5, और 117 को 13 × 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 13 9 117 होते हैं। आप देखिए इन दोनों में सबसे कॉमन फैक्टर केवल एक ही है 13, तो इसका मतलब इन दोनों का HCF हमारा 13 हो जाएगा। और सवाल में हमसे कहा गया है कि इन दोनों संख्याओं का HCF को इस रूप में लिख दिया गया है, तो m का मान बताइए। इसका मतलब ये 13 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा 65m - 117 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से हम क्या कहेंगे, 117 को इधर पहुँचाएंगे, 13 इसमें जुड़ जाएगा, तो टोटल हमारे 130 हो जाएंगे। यहाँ 65 बच जाएंगे, 65m। अब 65 से 130 को हम 2 बार काट सकते हैं, तो ये 65 से 2 कट जाएंगे, यानी m का मान 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इतना लंबा सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है इसका। अब देखिए नंबर 9 में, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल इतना इतना बचता है। यानी इनमें से कोई एक ऐसी संख्या है जिससे हम 70 को 125 को विभाजित करेंगे, तो 70 को विभाजित करने पर 5 शेषफल देगा, और 125 को विभाजित करने पर हमें 8 शेषफल मिलेगा। इन ऑप्शनों में से कोई संख्या है जिसको इससे। अब एक बात बताइए, हमारे पास 70 और 125 हैं, क्या कभी 1750 से विभाजित करने पर इसमें 8 शेषफल बचेगा? तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, यानी इनसे बड़ी संख्या आंसर तो हो ही नहीं सकती मेरी, क्योंकि इसमें HCF की बात करी गई है, और HCF हमेशा संख्याओं से छोटा होता है। अगर LCM की बात करी होती तो LCM में हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कोई HCF होगा, और ये भी ऑप्शन कट जाएगा। बिल्कुल देखते काट दीजिए आप। अब देखिए अगर हम 65 की बात करें, तो अगर हम 65 की बात करें, हमसे कह रहा है अगर हम इनमें से कोई, अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं। अब अगर हम बी मान लीजिए, बी से हम चेक करना चाहते हैं, तो बी से चेक करने के लिए आप क्या कीजिए, इस 70 में से 5 को घटा दीजिए, 65 बच जाएंगे। यानी इस संख्या का जो शेषफल बच रहा है, इससे अगर हम भाग करेंगे तो शेषफल 5 ही बचना चाहिए। देखो 65 ही करना, 65 70 में 1 बच जाएगा, 5 शेषफल बच जाएंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या अब 65 से 125 को भाग करने पर 8 शेषफल बचते हैं? देखो 65 दूना 130 हो जाते हैं भैया, 8 शेषफल कहाँ से बच जाएंगे? अगर एक बार लेकर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा शेषफल बच जाएगा। तो इसका मतलब 65 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। डायरेक्ट आप 13 को क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। इसका मतलब ये सब आपको सोल्यूशन देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये शॉर्ट ट्रिक अपनाइए MCQs के लिए, ठीक है। इसी तरह से आप अगले देखिए क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या गया हमें, 2 धनात्मक पूर्णांक A और B, A को इस रूप में लिख दिया गया है और B को इस रूप में लिख दिया गया है, यानी ये गुणनखंड उनके कर दे दिए गए हमें। हमसे कहा है x y जहाँ अभाज्य संख्याएं मान लीजिए, वैसे भी हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसको हम इस तरह से लिख देते हैं पावरों के रूप में। हमसे कहा है HCF ऑफ A एंड B निकालिए। सिंपल है, HCF पूछा गया है तो कुछ नहीं कर दीजिए आप। इन दोनों में जो लीस्ट कॉमन फैक्टर हो उसको नीचे लिख लीजिए। लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जिसकी पावर सबसे कम हो। तो A में हमारे पास पावर है x की 3 और B में x की पावर 1 है, तो इन दोनों में सबसे छोटी पावर किसकी, x पावर 1। तो इसका मतलब जितने भी ऑप्शनों में जिसकी x पावर 1 है वो मेरा राइट ऑप्शन है। तो इसको काट दीजिए, 2 पावर है, इसको भी काट दीजिए, 2 पावर है, 3 पावर है। अब ये दोनों में से हमारी पावर, दोनों की x की 1 1 है, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए y को भी चेक कर लीजिए, इन दोनों में जिसकी पावर सबसे कम हो, तो देखिए पावर 2 है, यहाँ पर सबसे कम पावर 2 है क्योंकि यहाँ 3 है। तो इसका मतलब y की पावर 2 वाला मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्ट में कर दीजिए जल्दी से। ये MCQs आपको जल्दी से सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास 20 MCQs क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए आप इसको देखिए। अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन में 11 नंबर कहा गया है हमसे 15, 18 और 26 का लासा 24 का लासा होगा। अब आप लोग क्या करते हैं, लासा ज्ञात करने के लिए इसके फैक्टर करने लगते हैं। मैं कह रहा हूँ फैक्टर मत कीजिए, डायरेक्ट कीजिए। डायरेक्ट करने का मतलब ये होता है, लासा एक ऐसी संख्या होती है जो सबसे छोटी हो और इन तीनों से कटती हो। तो आप देखिए इन तीनों के अगर हम मल्टीपल निकालें तो उनमें सबसे छोटा मल्टीपल जो तीनों से कटता हो, मान लीजिए 90 को ले लीजिए। क्या 90 मेरे 15 से कटते हैं? हाँ बिल्कुल कटते हैं। 18 से कटते हैं? बिल्कुल कट जाते हैं। 18 × 95।
लेकिन 24 से नहीं कटते, तो इसका मतलब 90 कट जाएगा। आप सबसे छोटे से शुरुआत कीजिए, इसमें सबसे बड़े से मत देखिए। लासा कह जाएगा तो आप ज़्यादातर लोग सबसे बड़े से शुरुआत करते हैं। लासा में सबसे छोटे से शुरुआत कीजिए। अब देखिए ये 120 हैं, 120 15 से बिल्कुल कट जाएंगे। 18 से कटेंगे भैया, 18 से चेक। अब 18 किसी को पारा नहीं मालूम है, तो आप एक काम करिए, 18 में 9 का फैक्टर है। अगर ये संख्या हमारी 18 से कटती होगी तो इसका मतलब 9 से भी कटती होगी, तो आप 9 से काट के देख लीजिए। 9 से काटने की शॉर्ट ट्रिक भी आप समझ लीजिए। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल है। हमारे पास 120 के अंकों का योग 3 है, 3 9 से कटते हैं भैया, नहीं कटते हैं, तो इसका मतलब इसको 18 से चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बदल के हमको ये सिंपल 18 से तो नहीं कटती है। जब 18 से नहीं कटती तो इसको कट कर दीजिए, एक तीनों से कटनी चाहिए, किसी एक से भी नहीं कट रही तो कट कर दीजिए डायरेक्ट। अब 124 की बारी आती है। 124 15 से कटते हैं, बिल्कुल कटते हैं, 14 बार में चले जाते हैं। अब भाग करके देख लेना। 18 से कटते हैं, मैंने अभी कहा अगर 18 से चेक करनी है तो हमें मालूम है 18 9 से कटता है, तो जो हमारा एलसीएम होगा वो भी 9 से कट देगा। और पता करने के लिए वो संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके अंकों को जोड़ दीजिए। अब इसमें इसके अंकों को जोड़िए तो ये अंक 6 आ जाएंगे, और 6 9 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसका मतलब 240 भी हमारा कट जाएगा। यानी हम एक नया मेथड इस मेथड को अपनाते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। डायरेक्ट इसमें कर दीजिए, बस इसमें हमको पूरे फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट ही हम इस तरह से निकाल देंगे। अब देखिए आगे के ऑप्शंस, जैसे कि हमारे पास अब सवाल आया है 12 नंबर। देखिए आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर हैं यहाँ पर को आप बिल्कुल इजीली एकदम शॉर्ट में कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने सोचा इसको वीडियो जरूर बनाऊँ, एक इसमें शॉर्ट में जल्दी से MCQs कर पाऊँ, ठीक है, क्योंकि बाकी तो आप थ्योरी को लगा लेंगे, लेकिन ये MCQs आपको दिक्कत देंगे इस बार, क्योंकि हमारा इस बार पैटर्न बदल चुका है क्वेश्चंस का। देखिए हमसे कहा गया है 99 और 153 का HCF यानी मासा हमसे दे दिया गया जो कि 9 है। हमसे कहा गया है इनका लासा ज्ञात कीजिए 99 और 53 का। अब एक फार्मूला इसमें लग जाएगा वही सिंपल वाला कि एक संख्या का दो संख्याओं का गुणनफल वो इक्वल होता है उनके लासा के, LCM के और HCF के। सिंपल संख्या में पता है 99 और 153 है, और यहाँ पर LCM हमें दे दिया गया, HCF दिया गया 9, तो 9 × L। अब 99 को काट दीजिए 9 से, यहाँ 11 बार में चला जाएगा, तो यहाँ L का मान कितना आ जाएगा 153 × 11। अब 11 से पता करने की 11 से गुणा करने का तरीका आप शॉर्ट में देख लीजिए। इस 3 को आप जो संख्या इकाई पर हो उसको डायरेक्ट लिख दीजिए, दहाई वाली संख्या को इकाई वाले अंक में जोड़ कर लिख दीजिए, और इसके बाद वाले अंक को इससे बाद वाले अंक में जोड़ दीजिए, और लास्ट वाले अंक को बिल्कुल जैसे आए जैसे उतार दीजिए। तो इसका मतलब 1683। इनमें से कौन सा 1683 है? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इस तरह से। अगला देखिए इसी तरह से सिमिलरली अगला सवाल भी है, और ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, क्योंकि पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर देखिए। जैसे कि इसमें हमसे कहा गया इस बार लासा दे दिया गया हमें दो संख्याओं का, और मासा हमसे पूछ लिया गया है, तो कुछ नहीं आप यहाँ पर को लिखिए 132 × 288, और इस बार हमें लासा दिया गया है। यही फार्मूला लगेगा, इस फार्मूले को जरूर याद रखिए, ये बहुत याद इस्तेमाल होता है ऐसे। इसके बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके पेपर में, इसको ध्यान रखना। और हमसे मासा पूछा गया है और लासा दिया गया हमको, लासा दिया गया है 3168, और मासा पूछा गया HCF, H पूछा गया, H का मान पूछा गया, तो इसका मतलब H बराबर हमारा कितना आ जाएगा 132 × 288 बटे में 3168। अब बस इसको आप जब काट देंगे तो यहाँ से हमारा आप आंसर, मतलब इसको जब आप काटेंगे यहाँ से तो आप आंसर हमारा 12 आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसमें से टिक कर लेना, 12 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसका आंसर अपने आप से निकालना, ठीक। इसमें हमसे कहा गया है, और इसका राइट ऑप्शन बी वाला होगा, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। अगले वाले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, इनमें से आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोग मॉडल में सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान के उनको ही टिक करके याद करते हैं, क्योंकि मॉडल के क्वेश्चन हम बड़े बड़े टीचर्स, बड़ी जो कंपनी है ये जो भी प्रकाशन होता है उसके बड़े बड़े टीचर्स खुद अरेंज करते हैं, और वो जानते हैं कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। आप सोचिए एक पूरी बुक के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन ही मॉडल में आते हैं, आप उनमें से भी आप शॉर्ट क्या करेंगे, आप उस मॉडल को कोशिश करके पूरा सॉल्व करने की कोशिश क्या करें, ठीक है।
अब जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की संख्याओं 1 और 10 को भी सम्मिलित कर लेना है, सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यानी हमसे कहा गया ये नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, और इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऐसी संख्या है जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से कट रही है। ठीक है, वो संख्या आपको पता करनी कौन सी है। अब ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है, इसमें कैसे पता करेंगे, क्योंकि इसमें आपको हर एक लेटर से चेक करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या हमारी किससे कट रही है। अगर मान लीजिए 1 से 10 में से कोई भी संख्या किसी एक संख्या से नहीं कट रही तो आप तुरंत उसको छोड़ दीजिए, वो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। जैसे कि हम 10 की बात करते हैं, 10 से 1 से कट जाएगा बिल्कुल, 2 से भी, 3 से नहीं कटेगा तो डायरेक्ट काट दो इसको। यह ऑप्शन, इस टाइप के सवालों में ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे, क्योंकि इनमें हम ऑप्शन को गलत करके ही हमारा सही आंसर निकालेंगे। जैसे कि 100 की बात करते हैं, 100 को हम 2 से काट सकते हैं बिल्कुल, 3 से अरे कभी नहीं कटेगा। 3 से वही संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 3 से कटता होगा। 100 के अंकों का योग 1 होता है, 3 से नहीं कटता। अब ले लीजिए 504, भैया 2 से कटेगा, सम संख्या है तो 2 से बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि 1 से तो हर संख्या कट जाती है, 1 से तो हर संख्या कट, 2 से बिल्कुल कट जाएगी, 3 से हाँ 5 4 9 हो रहा है, क्योंकि अंकों का योग 9 से 9 हो रहा है तो ये 3 से बिल्कुल कट जाएगी। 4 से बात करते हैं। अब 4 से की बात क्या होती है, अगर किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट यानी इकाई और दहाई अगर वो 4 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या भी हमारी 4 से कट जाएगी। इसका मतलब देखिए इसके क्या है, 504, लास्ट के डिजिट क्या है, लास्ट का डिजिट हमारा 04 है तो ये 4 से कटता है, तो इसका मतलब 4 से भी कट रही है। लेकिन क्या ये 5 से कट रही है, तो 5 से नहीं कट रही, क्योंकि 5 की कंडीशन कटने की ये होती है किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पर 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर को ना तो 0 है ना तो 5 है, तो इसलिए 5 से भी नहीं। अब 4 ऑप्शन एक सही होगा जरूर, तो आप बिना सोचे समझे इसको टिक कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। इसी तरह से आपको क्वेश्चन दूसरा भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने इसको बता दिया, आप इसी तरह से करने की कोशिश कीजिए। इसमें एलसीएम मत निकालने लगना 1 से 10 तक। यहाँ देखिए 1 से 10 तक संख्याओं का एलसीएम निकालवाया जाए, आप एलसीएम मत निकालने लगना। इस तरह से ऑप्शन को काट कर देना, जो सही है ऑप्शन ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि एमसीक्यूज में ज़्यादा टाइम लेना बेवकूफ़ी होगी और कुछ नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा इससे आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है निम्न शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या बताइए। अब देखिए इनमें से कौन सी संख्या है जो शांत दशमलव संख्या में बदल सकती है। अच्छा, इसकी भी आपको एक कंडीशन पता होगी, अगर आपने पढ़ी होगी, कि हमारी हर एक संख्या शांत दशमलव में बदल सकती है यदि उसका हर, कोई संख्या शांत दशमलव में तब बदलेगी जब उसका हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा। यानी उसमें 2 और 5 जरूर आना चाहिए, तभी वो शांत दशमलव होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसका मतलब इन सभी के हमें हरों के गुणनखंड चेक करने पड़ेंगे। अगर वो संख्या में 5 और 2 दोनों हैं तो वो हमारी शांत दशमलव है, नहीं तो नहीं है। जैसे कि अब मान लीजिए इसके 164 के आप फैक्टर कर दीजिए। अब कहेंगे फैक्टर करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, यहाँ फैक्टर अरे फैक्टर को आप इसके आधे करते चले जाइए हर बार। ठीक है, एक बार आधे करेंगे तो 2 इंटू इसके आधे कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 81। अब इसके 81 के तो आप मालूम होगा कि 9 का स्क्वायर होता है, तो आप डायरेक्ट इसको 9 का स्क्वायर लिखिए। अब 9 को हम 2 बार लिख सकते हैं, 9 इंटू 9, और हमें मालूम 9 का होता है 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट इसको 2 इंटू 3 का स्क्वायर की पावर स्क्वायर। तो यहाँ आप देखिए 2 गुणे 3 की पावर 2, 2 दूना 4, 3 की पावर 4। इसका मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड में एक 3 आ गया, जबकि 5 आना चाहिए था, ये कट हो जाएगा, डायरेक्ट काट दीजिए इसको। यहाँ यह हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, 2 और 5 के सिवा अगर कोई और संख्या आ रही वो हमारा कभी भी शांत दशमलव संख्या नहीं हो सकती। जैसे कि ये 30 है, ये तो देखते ही पता चल रहा है कि 30 के फैक्टर हमारे 3 इंटू 2 इंटू 5 में आएंगे। हालांकि इनमें 2 इंटू 5 आ रहा है, लेकिन एक 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस वजह से ये भी संख्या हमारी शांत दशमलव में नहीं व्यक्त हो सकती, केवल 2 और 5 ही आने चाहिए। अब मान लीजिए जैसे कि ये वाली संख्या है, अब इसके 625 हैं, तो अगर किसी को याद हो 625 ये 25 का स्क्वायर होता है। मान लीजिए आपको याद नहीं तो आप इसके फैक्टर करके देख लेना। ठीक है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर और इस पूरे की पावर 2, 5 के स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर और पूरे की पावर 2, ये दोनों पावरें आपस में गुणा हो जाएंगी, तो 5 की पावर 4। अब कहिए यहाँ पर भी ये 5 की पावर 4 बना, 2 तो है ही नहीं, और ये ऑप्शन में तो यही है आंसर तो यही होगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए इसमें 2 नहीं है,
लेकिन हम 2 लिख सकते हैं अपने पास से। कैसे? 2 की पावर 0 करके लिख सकते हैं। क्यों? अगर मान लीजिए इसकी 5 की पावर 4 थी, इसके गुणे में हमने 1 लिखा था, और 1 किसी भी संख्या की पावर 0 करने पर आता है, तो इसका मतलब असल में ये 1 ही है, 2 की पावर 0, और 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का बन गया। तो इसका मतलब ये हमारा संख्या 7 दशमलव में बदल जाएगी और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके करके देखना, ये नहीं हो पाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे हमसे कहा गया है, अब ये क्वेश्चन सॉल्यूशन अपने आप करने के लिए हमसे कहा गया है, कह रहा है 7 दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या लिखिए। जैसे कि इसमें इसका हर कितना हमारा करें 210। 210 के फैक्टर हम 21 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब जल्दी से फैक्टर करना सीखिए, क्योंकि इसमें टाइम देना नहीं हमें। तो 21 को हम 3 × 7 लिख सकते हैं। आगे चेक करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 3 और 7 आ चुका है। हमारे फैक्टर हर के बटे में कभी भी कोई भी 2 और 5 के अलावा नहीं आनी चाहिए। अगली संख्या देखिए, इसमें 2, 5 तो है लेकिन 7 है, तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब ये बटे में 17, अब 17 एक अभाज्य संख्या होती है, तो ये तो कभी हमारी 7 दशमलव नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया, आपको चेक भी नहीं करना है, तो डायरेक्ट सी ऑप्शन मार दीजिए टिक। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा है हर के 2 की पावर n 5 की पावर m, 2 की पावर m 5 की पावर n, कोई भी n m लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि ये संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। अब यहाँ पर हमारे MCQs क्वेश्चन एक रहेगा, यही लास्ट। अब देखिए, जैसे कि हमसे कहा गया है 2 की पावर n के, इसके आधार पर चेक करना है इस संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक जाएगा। मतलब हमें इसमें संख्या में दशमलव प्रसार निकालना है, वो भी बिना भाग किए। वैसे तो आप इससे इसको भाग कर दीजिए, देख लीजिए कितनी बार जाएगा, लेकिन हम इसमें बिना भाग करे पता कर लेंगे कि इसका भाग करने पर कितने स्थान तक पहुंच जाएगा, पहुंच के बाद कितने स्थान तक संख्याएं जाएंगी, तब ये शांत हो जाएगा। देखिए, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, 1250 इसके हर को उठा लेंगे, हर के फैक्टर करेंगे। हर के फैक्टर 1250 को हम 125 गुणे 10 लिख सकते हैं। 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 का क्यूब होता है, और 10 को हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। यानी टोटल हमारा 2 गुणे 5 की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, 5 की पावर 4, इस तरह से 2 गुणे 5 की पावर 4 बन चुका है, यानी 2 की पावर 1 और 5 की पावर 4, 2 की पावर n × m के रूप का बन गया। हमें पता करना है इसमें दशमलव प्रसार कितने स्थान तक जाएगा। अब देखिए, अब हम संख्या को उठाते हैं। संख्या हमारी थी 1458 बटे में हमने हर को इसको लिख दिया है 2 गुणे 5 की पावर 4। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 1 है अपना, हम क्या करेंगे, इन दोनों की पावर सेम करना चाहते हैं, 2 की पावर भी सेम कर देंगे और 5 की पावर भी सेम कर देंगे। तो अब इसको सेम कैसे कर सकते हैं, इसका सेम करने के लिए हम इसमें गुणे में 2 की पावर 3 लिखते हैं। भाई अगर 2 की पावर 3 लिखेंगे तो पावरें ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस सम होने पर a की पावर n × a की पावर m पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, n + m। अब 2 की पावर n 2 की पावर 3 हम ले आए अपने पास से, लेकिन किसी भी संख्या में अपने पास से कैसे ला सकते हो, जिसको तुम जितना लाए हो। यानी मैंने इसमें एक बार इसमें 2 की पावर n से डिवाइड कर दिया, हर में गुणा कर दी हर में, और इतनी ही संख्या से हम ऊपर भी गुणा कर देंगे, तो हमारा ये एडजस्ट हो जाएगा और इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमें केवल पता करना है कितने स्थानों तक दशमलव प्रसार जाएगा। तो अब ऊपर 1458 गुणे 2 की पावर 3 और बटे में 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे हो जाएंगी 2 की पावर 4 और गुणे 5 की पावर 4। तो बस अब हर की पावर सेम हो चुकी हैं, तो इसका मतलब हम नीचे वाले, ऊपर हमें कोई मतलब नहीं, ऊपर कितने क्या बन रहा है उसको मत देखिए, उसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं, खाली लिख देना है आपको। यहाँ हर सेम पावरें सेम हो चुकी, तो हम हर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब जब बेस हमारे अलग अलग हों और उनकी पावर सेम हो जाए, कि a की पावर n और b की पावर m पावर सेम हो, बेस अलग अलग, तो इनको हम लिख सकते हैं a × b की पावर m। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से। तो अब इसको हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये बटे में हमारे 10 के आगे 4 जीरो आ जाएंगे। अब आपको पता होगा कि अगर इसमें 4 जीरो हैं बटे में, तो ऊपर संख्या में 10 4 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी दशमलव 4 संख्याओं के बाद लग जाएगा। ऊपर कुछ भी 4 संख्याएं रहेंगी और उन 4 संख्याओं के बाद दशमलव आ जाएगा। तो इसका मतलब दशमलव प्रसार कितने स्थान तक जाएगा, 4 स्थान तक, बिना भाग किए हम
ऐसे पता करते हैं कि किसी भी संख्या में दशमलव प्रसार कितने तक जाएगा। तो आप इसमें कौन सा वाला ऑप्शन टिक कर देंगे? ऑप्शन नंबर 4, मतलब डी वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और ये लास्ट एक क्वेश्चन बचता है, ये आपके लिए होमवर्क में है। अब इसको अपने आप से पता करिए किस तरह से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए। और अगर इस तरह से आपको अगर पसंद आए वीडियो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। तो आगे भी आपको इसी तरह से सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स के MCQs आपको करा दूँगा शॉर्ट में, जल्दी में। वो भी आपका टाइम भी खर्च नहीं होगा। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अभी थ्योरी वाले भी करवाऊँगा। लेकिन तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी तक शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।